किसान भाई, रबी की शुरुआत हो चुकी है। आप अपने रबी फसलों के चुनाव में लगे हुए हैं। मौसम और बेमौसम बारिश ने आपके फसल में कुछ विलम्ब भी किए। रबी मौसम में हमारे प्रदेश में गेहूं एक महत्वपूर्ण फसल। गेहूं की फसल को लगाने के लिए हम किन किन कृषि यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं, इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे कि गेहूं की फसल में उपयोग में आने वाली कृषि यंत्र। और इस परिचर्चा में हमारे साथ भाग लेंगे इंजीनियर रविंद्र कुमार वर्मा, जो संयुक्त कृषि निदेशक अभियंत्रण हैं बिहार सरकार में। किसान भाइयों नमस्कार। सर, रबी के मौसम में हमारे प्रदेश में मुख्य रूप से गेहूं और मक्का ली जाती है। गेहूं का क्षेत्र ज़्यादा है, वैसे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं जब गेहूं के फसल में कृषि यंत्रों के उपयोग की। मजदूर जिस हिसाब से गांव में कम होते जा रहे हैं, वैसे में गेहूं की फसल के लिए छोटे किसान जो हमारे यहाँ ज़्यादा संख्या है, उसके लिए कौन सी यंत्र होगी? छोटे किसान के लिए मानव चालित यंत्र भी आ गया है, जिसको हम लोग डिबलर कहते हैं। डिबलर एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से हम लोग पंक्ति में उस गेहूं की बुआई कर सकते हैं। सर, पंक्ति की बात जब करते हैं, बीच में हम लोगों ने किसान भाइयों को बताया कि पंक्ति में शक्ति की बात की, तो पंक्ति में बुआई आमतौर पे हमारे बहुतायत किसान जो है छिटकौआ विधि से करते हैं। खेत तैयार किए और गेहूं को हाथ से छींट भी देते हैं। लेकिन जो अभी आपने कहा पंक्ति में लगाने के लिए, पंक्ति में लगाने से गेहूं की फसल में किसान भाई को क्या फ़ायदा है? जो किसान पंक्ति में बुआई किए उसकी उपज लगभग परंपरागत विधि से 2 से 2.5 गुना अधिक हुआ। तो पंक्ति में जब हम लोग बुआई करते हैं तो हम लोग उसमें और भी कृषि यंत्र जैसे ड्राई लैंड वीडर का उपयोग करते हैं, जिससे कि घास पतवार की सफाई हो जाती है, अच्छी तरह से बीडिंग हो जाती है और एरेशन भी उसमें बढ़ जाता है। हवा जो है उसके रूट को मिलता है और बहुत से पोषक तत्व उसके रूट को मिलते हैं, जिससे टिलरिंग भी ज़्यादा होता है, कल्ला ज़्यादा निकलता है और कल्ला ज़्यादा निकलने से स्वाभाविक है कि उसका उपज जो है ज़्यादा होगा। किसान भाइयों, जो पंक्ति में शक्ति की बात कही जा रही है, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जब आप पंक्ति में बीज लगाते हैं तो उसमें बाद में जो शस्य क्रियाओं की करने की ज़रूरत है, खासकर जब हम खरपतवार नियंत्रण की बात करते हैं और उसके लिए कृषि यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो उसमें भी आपको सावधानी होती है। दूसरी जो अहम बात इस परिचर्चा में आपको बताई गई कि अगर आप पंक्ति में लगा रहे हैं तो और उसके साथ जब आप खरपतवार नियंत्रण के लिए किसी भी यंत्र का प्रयोग करते हैं तो उससे उस जगह की ज़मीन की मिट्टी भुरभुरी होती है, जिससे एरेशन हवा का प्रवाह होता है और वो टिलरिंग में आपको मदद करता है। इसलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है कि आप अपने खेत में किसी भी फसल का प्रयोग कर रहे हों, कोई भी फसल लगा रहे हों, कोशिश कीजिए कि उसको पंक्ति में लगाएं। अब गेहूं में जब आप लगाने जा रहे हैं, बोने जा रहे हैं, तो पंक्ति में लगाने के लिए छोटे किसान डिबलर का प्रयोग करते हैं। सर, डिबलर का प्रयोग किस तरह से करते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, ये हमारे बगल में जो डिबलर रखा हुआ है, यही वो यंत्र है जिसके द्वारा मैनुअली मतलब मानव चालित ये डिबलर है, जिससे गेहूं की बुआई हम लोग करते हैं। इससे किसान अपने हाथ में दोनों हाथ से अच्छी तरह से पकड़ लेंगे और उसको जोते हुए खेत जो तैयार है उसमें वो लेके आगे की ओर चलेंगे। तो जैसे ही मशीन को रखेंगे तो उसमें जो पेक्स बना हुआ है वो करीब 1.5 इंच की गहराई तक वो पेक्स उसमें इंसर्ट हो जाता है ज़मीन में। उसके बाद इसमें आप देख रहे हैं कि एक ब्रेक नुमा सिस्टम है, उसको जब ऊपर की ओर खींचते हैं तो नीचे जो उसका सिस्टम है, होल है, पाइप है, वो उसका मुंह खुल जाता है। मुंह खुलने के बाद वो करीब 1 से 1.5 इंच नीचे वो गेहूं को 2-3 दाने को वहाँ पे नीचे गिरा देता है। और जब वो गिर गया उसके बाद आप फिर उसको आगे ले चलेंगे और वो जो आपका मार्किंग भी हो रहा है इस आगे में जो बना है उससे मार्किंग हो रहा है। फिर आप उसको मशीन को अगले मार्क पे रखेंगे, चिन्हित जो हो चुका उस पर रखेंगे। इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे और उसकी बुआई पंक्ति में होती चली जाएगी।
ये तो सर छोटे किसानों के लिए शायद ज़्यादा फायदेमंद बिल्कुल। होगा, लेकिन जो बड़े किसान हैं जिनकी क्षेत्र ज़्यादा है खेती करने के लिए, उनके लिए पंक्ति में लगाने के लिए किस प्रकार के कौन से कृषि यंत्र हैं? बड़े किसान के लिए जो यंत्र गेहूं बुआई के लिए हम लोग प्रयोग में ला रहे हैं उसे सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल, सीड ड्रिल कहते हैं। केवल सीड ड्रिल भी होता है और उसमें यदि आप 2 चैम्बर वाले यूज करेंगे तो सीड मतलब बीज और खाद दोनों भी एक साथ गिराने की व्यवस्था है, तो आप सीड ड्रिल यूज करें। और सीड ड्रिल तो है कि जो खेत जुताई किया हुआ है, जो खेत तैयार है, उसमें सीड ड्रिल का उपयोग करेंगे। ट्रैक्टर के पीछे उस मशीन को अटैच कर देते हैं और उससे बुआई होते चली जाती है। और उससे भी बेहतर, लेकिन सर एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी किसान भाई को चाहिए कि जो अभी हमारे प्रदेश में जो चक्रवाती तूफान उड़ीसा में आया, वैसे में बारिश हो गई, तो बहुत सारे क्षेत्र में हो सकता है कि खरीफ की कटाई और रबी की बुआई के बीच में वो समय नहीं मिले, तो उस समय को बचाने के लिए क्या किसान भाई के पास कोई ऐसा यंत्र हो सकता है जिससे कि वो सीधे बुआई कर सकें? बिल्कुल हो सकता है कि कहीं कहीं धान की कटाई लेट से होती है और समय निकलता चला जाता है, क्योंकि टाइमली सोइंग होने पर उसका उत्पादन ज़्यादा होता है। तो उससे बचने के लिए यदि खेत गीला भी है तो आप जीरो टिल का उपयोग करें। जीरो टिल मशीन है जो बिना जुताई के बुआई बहुत ही करने में सक्षम है और काफ़ी सफल यंत्र है। तो आप जीरो टिल का उपयोग करें, जहाँ की बिना जुताई के। से क्या वो खेत की जुताई किए बगैर मशीन से बुआई कर सकते हैं? बिल्कुल, आप बिना खेत की जुताई किए हुए आप उस मशीन के द्वारा, जीरो टिल के द्वारा आप गेहूं की बुआई बहुत ही अच्छी तरीके से। खेत तैयार करने का जो समय है उसका बचाव हो जाता है। आपका समय का बचाव है, आपको जुताई करने में जो लेबर लगना है, जो आपको श्रम बच गया, श्रम की बचत हो गई, समय की बचत हो गई, तो उससे उत्पादन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, उत्पादन पे कोई प्रभाव नहीं है। उत्पादन बिल्कुल आपका जीरो टिल और सीड टिल का एक समान। सर ये तो हुई बीज रुपाई के समय की बात गेहूं में, लेकिन खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार भी गेहूं में आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या है। वैसे में खरपतवार नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाई के पास कौन सा यंत्र हो सकता है? पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर हम उसको बताना चाहेंगे कि खरपतवार नियंत्रण के लिए जब आप पंक्ति में बुआई करते हैं तो ड्राई लैंड वीडर आप हमारे पास भी है बगल में, वो ही हम दिखाएंगे। वीडर का उपयोग करते हैं, जिसके द्वारा कम से कम 3 बार उसकी निकाई गुराई करनी चाहिए वीडर से। 10वें दिन, रोपनी के 10वें दिन, 20वें दिन और 30वें दिन। वो काफ़ी अच्छा टेस्टेड यंत्र है और किसान भाई हमारा उसका उपयोग कर रहे हैं। अगर 3 बार उस यंत्र से हम लोग खरपतवार नियंत्रण करते हैं तो शस्यक्रिया की भी एक प्रक्रिया हो गई और उससे आगे खरपतवार कम होने की संभावना है। बिल्कुल सर, ये बुआई की बात हुई और हमारे खरपतवार नियंत्रण से संबंधित, इसके अलावा क्या गेहूं में और भी किसी प्रकार के कृषि यंत्र का उपयोग किया जा सकता है? गेहूं में आपका कटाई के लिए आपका थ्रेशर, पावर थ्रेशर काफ़ी प्रचलित यंत्र है, उन्नत कृषि यंत्र है। आप थ्रेशर का उपयोग करें। थ्रेशर के माध्यम से आपकी कटाई, ये थ्रेशर से आपकी दौनी हो जाएगी, अनाज अलग और भूसा अलग हो जाएगा। और कटाई के लिए अभी जो यंत्र बहुत ही सफल यंत्र आया है, जिसको हम लोग कहते हैं रीपर कम बाइंडर। कई यंत्र है, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर भी है और ट्रैक्टर माउंटेड रीपर भी है, और उससे भी बेहतर आ गया है सेल्फ ये रीपर कम बाइंडर। काट करके और उसको बंडल बना देता है, बंडल बना के खेत में ही जो है बंडल तैयार कर देता है। वो काफ़ी अभी सफल हो गया है, किसान भाई हमारा उसका उपयोग कर रहे हैं। किसान भाइयों, गेहूं फसल को लगाने की जब बात हो रही है तो ऐसे में प्रदेश में जिस प्रकार से मजदूरों का पलायन हुआ है या विभिन्न कार्यों में लगने की वजह से खेती के समय मजदूर कम मिलते हैं, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप कृषि यंत्रों का प्रयोग करें। अभी तक सबसे बड़ी समस्या यह थी कि हमारे छोटे किसान किस प्रकार से कृषि यंत्र का प्रयोग करें। हमने अभी चर्चा की कि आप शुरुआती दौर में ही डिबलर का अगर प्रयोग करते हैं और डिबलर से अगर बुआई करते हैं तो आप पंक्ति में बुआई करने में सफल होते हैं, जिससे बाद में वीडर का प्रयोग करके आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं,
उसके बाद गेहूं की फसल की कटाई के लिए यंत्र बाजार में उपलब्ध है। अभी तक सिर्फ कटाई की यंत्र उपलब्ध थी रीपर, अब रीपर कंबाइंडर भी आ गया है जो आपके खेत में गेहूं की कटाई करता है और उसका बंडल भी बनाता है। उसके बाद आप उसको उठाकर ट्रैक्टर में डालकर ढुआई कर सकते हैं या थ्रेसिंग भी करवा सकते हैं। इस प्रकार गेहूं के फसल में आप शुरू से लेकर अंत तक किसी न किसी प्रकार के कृषि यंत्र आपको उपलब्ध है, जिससे कि आपको मजदूर कम लगेगा, आपकी लागत कम होगी और आपकी समस्या कम होगी। परंतु यह यंत्र मिलेगा कहाँ, हम अभी इसकी चर्चा करते हैं कि सर ये जितनी भी यंत्र की बात अभी हम लोगों ने किए हैं, वो यंत्र किसान भाई अगर लेना चाहते हैं तो इसकी उपलब्धता क्या है हमारे प्रदेश? किसान भाई, वैसे तो आज जिन यंत्रों के बारे में बताया गया है वो सभी ज़िले में और सभी प्रखंड मुख्यालय में करीब करीब उपलब्ध है। फिर भी यदि आपको इसके संबंध में कोई जानकारी, विशेष जानकारी चाहिए तो प्रखंड में प्रखंड कृषि पदाधिकारी, जिला में जिला कृषि पदाधिकारी से आप संपर्क करें और उनसे इसके बारे में जानकारी मिलेगी। और सभी ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं जहां समय समय पर प्रत्यक्षण करके भी इन यंत्रों के बारे में बताया जाता है। वहाँ के वैज्ञानिक भी आपको मदद करेंगे इन यंत्रों की उपयोगिता, कैसे उसका उपयोग करेंगे, ये इसके बारे में भी जानकारी आपको मिल सकती है और कहाँ उपलब्ध है इसकी जानकारी मिलेगी। और यदि आपको राज्य स्तर से आपको इसकी जानकारी चाहिए तो हमारे यहाँ कृषि विभाग में मीठापुर कृषि प्रक्षेत्र में भी जो है आप आकर के और जॉइंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग, डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग से आप संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई, कृषि दर्शन के माध्यम से हमारा यह प्रयास होता है कि आप कृषि की विकास की हर नई जानकारी से अवगत रहें। उसी प्रक्रिया में आज हम आपको बताएं कि गेहूं की फसल में कैसे आप कृषि यंत्रों के उपयोग से आपकी खेती की लागत को कम कर सकते हैं, मजदूर पे आप अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं और जिससे कि आपको आपके अधिक से अधिक उत्पादन लेने में भी लाभ मिलेगा। हम आशा करते हैं कि आप इन सारे यंत्रों का प्रायोगिक रूप से देखना चाहते होंगे तो आप नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कृषि के तरक्की के बिना देश की उन्नति का विकास संभव नहीं है, किंतु आज खेती के सामने कई चुनौतियां हैं। जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे की मार है। छोटे छोटे जोतों की बहुतायत है। इन जोतों पर आधारित कृषि को लाभदायक बनाना एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है। इन्हीं चुनौतियों का किस प्रकार से समाधान किया जाए, इस बात को लेकर पिछले दिनों केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा पटना में
तीसरे भारतीय खाद्यान्न समिट 2013 का आयोजन किया गया। दिनांक 17 और 18 सितंबर 2013 को आयोजित इस सम्मेलन के पहले दिन, जहां देश और राज्य के वरिष्ठ कृषि पदाधिकारियों और वैज्ञानिकों ने खाद्य सुरक्षा जैसे मसलों पर विचार विमर्श किया, वहीं सम्मेलन के दूसरे दिन कृषि से जुड़े अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने किसानों के समक्ष फसल उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए और उनका प्रबंधन बेहतर तरीके से कैसे हो, इस पर सुझाव दिया। साथ ही सरकार की कृषि से जुड़े लाभकारी योजनाओं के बारे में भी किसानों को अवगत कराया। दोनों लोग मिलके एक मिशन मोड में प्रोग्राम चल रहा है, जिसको NMI नेशनल मिनी माइक्रो इरिगेशन स्कीम बोला जाता है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 40% देती है टोटल कॉस्ट का, जो भी आपका सिस्टम। एक नॉर्म फिक्स है कि आपको 1 हेक्टेयर में इतना सब्सिडी मिलेगा। वो स्पेसिंग पर डिपेंड करता है आप कौन सी फसल लगा रहे हैं और किस तरह का सिस्टम लगा रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी फसल लगाएंगे। उसमें हमारे इंजीनियर्स लोग जाते हैं, आपके खेत का सर्वे करेंगे और फिर आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ये सिस्टम लगाइए, ये आपके लिए बेनिफिटेड रहेगा, अच्छा रहेगा। तो उस सिस्टम के हिसाब से कॉस्ट है, कॉस्ट का पूरा नॉर्म है, चार्ट है कि सपोज हम 1 बाई 1 मीटर पर हमारी लेटरल्स जो है लगी हुई है, तो उसका करीब 1 लाख रुपया कॉस्ट आता है। जो 1 लाख रुपया आता है उसमें से आपका 65% मतलब 65,000 वो सब्सिडी अमाउंट है। साथ ही तीसरा खाद्यान्न समिट 2013 के सम्मेलन में इफ्को फाउंडेशन ने किसानों को खेती में संतुलित उर्वरक और बेहतर तकनीक की उपयोगिता के बारे में जानकारी दी। फर्टिलाइजर की यूरिया, NPK, DAP, कोई भी चीज अगर जरूरत से कम होगा तो हमारी फसलें सूखी रह जाएंगी। अगर जरूरत से ज्यादा होगा तो वो नुकसान होगा, एक तरह से आर्थिक नुकसान होगा, फसल का भी नुकसान होगा, हमारी जमीन का भी नुकसान होगा। इसलिए आवश्यकता बढ़े हमको उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहिए। काफी महंगे कृषि निवेश है, इसलिए इनको आवश्यकता अनुसार अपने मिट्टी के परीक्षण फसल के अनुसार इसका उपयोग करना चाहिए। नेफेड भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना लागू करता है। इस योजना के तहत दलहन और तिलहन जब भी समर्थन मूल्य से नीचे बिकती है तो राज्य स्तरीय फेडरेशन द्वारा इन दलहन और तिलहन को खरीदा जाता है, जिससे किसानों को काफी लाभ मिलता है। विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए चलते हैं सम्मेलन में आए नेफेड के कार्यकारी निदेशक सुनील कुमार सिंह के पास। देखिए, इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं इससे हम लोगों के लिए की लर्निंग एक्सरसाइज होती है, जिससे किसान हमारे से क्या चाहते हैं और तथा जो स्टेट में कुछ मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए खरीदी के बारे में। इससे हम डिफरेंट फोरम में जो डिफरेंट प्लेयर्स हैं उनको हम बता सकें। जैसा आपने इस फोरम में देखा कि उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए तथा उन उत्पादनों को कैसे उचित मूल्य पर विपणन किया जाए, इसके बारे में बहुत विस्तृत से चर्चा हुई तथा बहुत ऐसे केसेस आए जो सक्सेस स्टोरीज फार्मर्स कर रहे हैं, जैसे माइक्रो इरिगेशन में आपने देखा या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन में देखा, तथा जो विभिन्न कंपनियां आती हैं बिहार में कैसे उनको लागू किया जाए इसके बारे में चर्चा करती हैं। इसीलिए ये बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस रहा और इसको रेगुलर बेस पे ऑर्गेनाइज करना चाहिए। उम्मीद है कि इस तरह के सम्मेलन से किसानों में आत्मविश्वास का संचार होगा और कार्य करने में नई ऊर्जा मिलेगी।